हमास की एक नई मिस्टीरियस यूनिट सामने आई है। उसका नाम है शैडो यूनिट। आज आपको उसके बारे में जानना है और कैसे एक हमास का लड़ाका जिंदा निकल जाता है जबकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हमने उसको मार गिराया है। इसी बीच ईरान की यानी उसके सुप्रीम लीडर खamenei की एक नई धमकी आई है और देख लीजिए कैसे सऊदी ने ट्रंप पर पूरा मैं आपको बता दूं खजाने की बरसात कर दी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला सामने आई हमास की शैडो यूनिट कितनी खतरनाक है। दूसरा देखिए कैसे जिंदा निकला लड़ाका, खamenei की नई धमकी क्या है। तीसरा देखिए सऊदी ने ट्रंप पर क्यों बरसाया खजाना। चौथा देखिए गाजा से निकली इजराइल की ब्रिगेड और ये लेबनान में अभी स्थिति क्या है। पांचवा देखिए गाजा वापस लौटे फिलिस्तीनी वहां पर आखिरकार अब क्या कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए फिलिस्तीनी क्रॉनिकल की खबर कि कैसे हेडलाइन में ही आपको पता चल जाएगा, द सीक्रेटिव शैडो यूनिट ऑफ अल कसाम, अ हिडन फोर्स दैट बैफल्स इंटेलिजेंस एजेंसीज। यानी हमास की एक मिस्टीरियस यूनिट सामने आई है। हालांकि ये बहुत वक्त से है, लेकिन हर कोई अब सोशल मीडिया पर और पूरी दुनिया में सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ये शैडो यूनिट है क्या। ये कौन सी छुपी हुई हमास की ताकत है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को फेल कर रही है। मैं आपको बता दूं, इस तस्वीर में आपको जो मैंने ये मार्क कर रखा है, एक ब्लैक यूनिफॉर्म में लड़ाका दिखेगा। अच्छा, बाकी जितने हमास के लीडर्स हैं आपको दिख रहा होगा कि कैसे ग्रीन पट्टी बांध रखी है, कैसे ढकावा है पूरा, उन सब की यूनिफॉर्म्स अलग हैं। लेकिन जो इन इजरायली प्रिजनर्स को यानी कैदियों को बाहर निकाल रहा है वैन से, तो एक एक काले रंग का आपको, और देखिए इधर साइड में 3 धारियां दिखेंगी। ये कहा जा रहा है कि शैडो यूनिट का एक लड़ाका है। और अगर मैं आपको बताती हूँ कि हमास ने बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से इस यूनिट को छुपा रखा है कि ये लड़ाके सामने आते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। अब इनके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है आपको ये देखना है। शैडो यूनिट ऑफ अल कसाम, प्रिजनर्स एक्सचेंज जब हो रहा था तो ये तस्वीर सामने आती है। और इनका अगर मैं आपको इनकी भाषा में नाम बताती हूँ तो वो है वहदत अल तिहिल। इसका नाम है शैडो यूनिट। और देखिए इसमें रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि ये लोग अचानक से आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। इनके बारे में किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ब्लैक यूनिफॉर्म में है। और अगर हम बात करें इनकी स्पेशलिटी की, तो हाई लेवल मिलिट्री और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मिलती है इन सबको। कहा तो ये भी जा रहा है कि मोबिलिटी के मामले में, स्टेल्थ के मामले में इन सब के पास उच्चतम इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और तो और इजरायली प्रिजनर्स यानी जितने भी कैदी हैं, जितने भी हॉस्टेजेस हैं जो कि हमास की गिरफ्त में हैं, उन सब का ख्याल रखने का जिम्मा इस शैडो यूनिट के पास है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कभी भी अल कसाम ने या हमास ने कोई भी डिटेल इनके बारे में साझा नहीं की है। ये एकदम सीक्रेट रखा गया है इनके टास्क को। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके हिसाब से ये जितने भी फीमेल्स प्रिजनर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सेफ रखा गया शैडो यूनिट की तरफ से। क्योंकि सवाल तो यही पूछे जाएंगे कि हमास में, गाजा में, जहां पर इतनी विकट स्थिति है, उसमें ये फीमेल प्रिजनर्स कैसे सेफ रही। तो कहीं ये शैडो यूनिट का काम है कि वो लोग इनकी सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। मिलिट्री अपीयरेंस में जब ये दिखते हैं तो आपको देखेंगे कि कैसे सबसे अलग यूनिफॉर्म इनकी। और तो और सवाल तो ये भी उठा गया कि कितनी भी बॉडीज़, चाहे वो हॉस्टेजेस की हो, चाहे वो लड़ाके या इजरायली सैनिकों को मारकर उनकी बॉडीज़ कहाँ जा रही हैं, कहाँ पर रखा जा रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। तो ये सारा काम शैडो यूनिट का बताया जा रहा है। अगला देखिए कि कैसे इजराइल ने दावा किया था कि हमने हमास के कमांडर को मार दिया है। लेकिन अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो लड़ाका जिंदा दिखा है। देखिए, हेड ऑफ हमास बेत हनून बटालियन अपीयर्स टू बी अलाइव आफ्टर आईडीएफ सेड ही वाज किल्ड। मैं आपको बता दूं, मई 24 की बात है, पिछले साल, जब आईडीएफ ने ये घोषणा कर दी थी कि भाई हमास लीडर ये जो है फयाद, उसको हमने मार गिराया है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि एक बार कहीं ना कहीं इजराइल फोर्सेस ने ये भी मान लिया था कि देखिए हमारी इंटेलिजेंस शायद गलत निकली थी। लेकिन उसके बाद कोई भी उन्होंने क्लियरेंस नहीं दी, अभी तक भी क्लियरेंस नहीं दी थी कि भाई मारा जा चुका है कि नहीं मारा जा चुका। लेकिन अगर आप एक ये वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पर, ये जमकर वायरल है। इसमें साफ दिख रहा है कि ये जो हुसैन फयाद है ये जिंदा है, बैत हनून बटालियन का कमांडर। और पूरा का पूरा हमास इसको एज ए विक्ट्री कि देखिए आईडीएफ ने तो, हमने आईडीएफ का झूठ पकड़ लिया, आईडीएफ ने कहा था कि इसको मार गिराया लेकिन ये तो जिंदा है, इस तरीके से। और देखिए आईडीएफ की वो पोस्ट है जिसमें लिखा हुआ है हुसैन फयाद कमांडर ऑफ द हमास बेत हनून बटालियन एलिमिनेटेड।
ये इजराइल की तरफ से आया था, लेकिन अब ये वीडियो साफ बताती है कि किस तरीके से हमास के लड़ाके ये कह रहे हैं कि आईडीएफ का झूठ हमने पकड़ लिया है। आगे देखिए, खमनई ने भी एक बड़ा मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। खमनई का ये कहना है कि आप देखिए, ज़ायनिस्ट रिजीम यानी इजराइल का रिजीम जो कि खमनई कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक वक्त पे इजरायली हमास को एलिमिनेट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो हमास के साथ ही टेबल पे बैठ के हमास की ही शर्तें माननी पड़ी इजराइल को। तो ये कहीं ना कहीं हमास के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमेशा से जिंदा है, जिंदा था और रहेगा, और हमारी जीत होगी। फिर दूसरे पोस्ट में खमनई ये कहते हैं कि यूएस ने इतना फंड, इतने हथियार, ये सब कुछ दिए इजराइल को, और अगर नहीं दिए होते ना तो हम एक हफ्ते में इजराइल का काम तमाम कर चुके होते। ये कहना है खमनई का। तो एक ही मैसेज देने की कोशिश है कि जो हमास की डील हुई है, ये जो हिजबुल्लाह की सीज़फायर डील हुई है, इसमें पूरी इजराइल की हार है, खमनई का ये कहना है। और रेजिस्टेंस यानी ईरान, यानी आप देख लीजिए, चाहे वो हूती विद्रोही हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास, इन सब की जीत हुई है। क्योंकि आपको पता है ना, ईरान के ये सारे टेंटेकल्स हैं, यानी कहीं ना कहीं पूरा ईरान इनको फंड करता है। तो इस तरीके से खमनई ने ये बताया है कि कैसे हमारी जीत हुई है। आगे देखिए कि कैसे सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने ये ऐलान किया है कि हम अमेरिका में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली, अभी आपको पता है 2 ही दिन हुए हैं, और तैसे ही सऊदी अरब का ये बड़ा ऐलान आ गया। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, और कैसे फॉरेन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ने सबसे पहला कॉल सऊदी अरब के प्रिंस को किया। यानी वाइट हाउस में आते ही सबसे पहला कॉल सऊदी प्रिंस को जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शायद किसी और को भी किया हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, सबसे पहले जो रिपोर्ट की हुई खबर है वो यही है कि सऊदी अरब के प्रिंस के पास ट्रंप का कॉल गया है, और लिटरली सऊदी अरब के प्रिंस ने बोला है $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम करने की सोच रहे हैं। और ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है, कहीं ना कहीं अपने भाषण में कहा है कि देखिए 2017 में जब इनका कार्यकाल था ट्रंप का, तो वैसे अमेरिका में ये एक नॉर्म है, अनसेड रूल है कि हमेशा से सबसे पहले जो विजिट होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, वो यूके की होती है, यानी ब्रिटेन की होती है। लेकिन 2017 में ट्रंप ने ये इतिहास बदला और सबसे पहले कहाँ गए? सऊदी अरब गए। और अभी उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं सऊदी अरब इसलिए गया था, 2017 की जो ट्रिप थी पूरी फंडेड थी सऊदी अरेबिया के थ्रू, यानी फंडेड एज इन, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने लगभग $400 बिलियन से ज़्यादा, 450 बिलियन अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, $450 बिलियन का हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे थे, यानी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया था। इसलिए सबसे पहले मैं सऊदी अरब गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर वापस सऊदी अरब ऐसा करता है, 500 बिलियन या 600 बिलियन का तो कह ही दिया है, तो वापस मैं ऐसा कर सकता हूँ। वापस से मैं सबसे पहली जो विजिट करूँगा अपने दूसरे कार्यकाल में, वो सऊदी अरब की ही होगी। देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका और सऊदी अरब का जो रिश्ता है बेहद खास है। अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताती हूँ, तो सऊदी अरब भी यूएस पर डिपेंडेंट है, चाहे फिर वो वेपन से लेकर हो, चाहे फिर वो डिफेंस सिस्टम से लेकर हो। अच्छा, सऊदी अरब इतना रिच कंट्री है, अगर आप ऑयल के मामले में ले लेते हैं तो अमेरिका भी बहुत ज़्यादा उनसे रिश्ते स्ट्रॉन्ग रखता है, और ज़रूरत भी है। तो आप देख लीजिए कैसे ऑयल रिच गल्फ स्टेट में, और सऊदी तो मिडिल ईस्ट का राजा कहा जाता है ना, तो अभी भी ऐसा हो सकता है। और इन दोनों की नज़दीकी, और आपको पता है अमेरिका ने हमेशा से ट्राई किया है कि इजराइल और सऊदी की भी डील हम करवा सकें, और ट्रंप के मकसद में इस बार ये भी है, और कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ भी चुकी है। लेकिन ये एक बड़ा स्टेप है, बड़ा ऐलान है, आगे मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है। अगला पॉइंट देखिए कि इजराइल को कैसे अपनी गिवाटी ब्रिगेड को बाहर निकालना पड़ा। 15 महीने वो गाज़ा में थे, और इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये वीडियो सामने आया है कि कैसे जितने भी ये टैंकर्स हैं ब्रिगेड के, वो बाहर निकल रहे हैं, गाज़ा छोड़ रहे हैं। 15 महीने तक गाज़ा में उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, बहुत सारे लोगों को मारा, वहाँ पे जितने भी वेपन्स थे उनको लोकेट किया, डिसमेंटल किया इंफ्रास्ट्रक्चर हमास का, ये खुद आईडीएफ बता रहा है। और अब उस 15 महीने के बाद नॉर्दर्न गाज़ा से अपनी गिवाटी ब्रिगेड को इन्होंने बाहर निकाल दिया है। लेकिन मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट देखिए कि फ़िलिस्तीनी हमास और वो इन सब चीज़ों को कैसे ले रहे हैं कि भाई आप ये मत सोचिए कि ऑपरेशन करके निकाल दिया, अब दूसरे ऑपरेशन पे चले गए, जैसे कि इजराइल डिफेंस फोर्स दावा कर रहा है। बात यह है कि ये जो गिवाती ब्रिगेड है उनका बड़ा नुकसान हो गया था, और अगर हम नुकसान की बात करते हैं 86 फैटेलिटीज़, और जिसमें भी इजराइल आंकड़े छुपा रहा है,
यानी इतने सोल्जर्स, 86 सोल्जर्स इस ब्रिगेड के मारे गए उस पूरी बैटल में, इसलिए इन लोगों को अपनी जितनी भी सेना है, ये जो ब्रिगेड है, वो बाहर निकालनी पड़ी। अगर मैं आपको मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ये खबर बताती हूँ, फ़िलिस्तीनी जो दावा कर रहे हैं, आफ्टर सस्टेनिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस ड्यूरिंग ग्राउंड ऑफेंसिव, फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के खिलाफ इन लोगों को अपनी ये ब्रिगेड बाहर निकालनी पड़ी। 86 सोल्जर्स इस ब्रिगेड के मर चुके हैं, अब तक मारे जा चुके हैं पूरे ग्राउंड इन्वेशन में। और अगर हम आंकड़े की बात करते हैं, 841 मिलिट्री कैजुअलिटीज़ जो कि इजराइल को झेलनी पड़ी है, और तो और कई लोग घायल हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए, फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से ये आंकड़ा दिया गया है कि भाई 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अगर हम अभी तक बात करते हैं तो इजरायली आर्मी के 841 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। और दावा तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है जो कि कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज किया गया है, जो असली आंकड़ा है वो तो और भी ज़्यादा है, इजराइल बता नहीं रहा है। तो इस तरीके से खबरें फ्लोट कर रही हैं। अब हमारे अगले पॉइंट पर आ जाते हैं कि कैसे इजराइल ने रिक्वेस्ट किया है। आपको पता है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज़फायर डील चल रही है। इजराइल ने ये रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमें 30 दिन और लगेंगे लेबनान से, जितनी भी कंडीशंस है उसके हिसाब से बाहर निकलने में। बात क्या हुई थी कि भाई 60 दिनों में ये पूरा प्रोसेस होगा। अब जिस हिसाब से डील चालू हुई थी उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी वो तारीख जब पूरा का पूरा विड्रॉल हो जाना चाहिए था। लेकिन अब इजराइल ने कहा है कि भाई हमें 30 दिन और चाहिए। और इसके पीछे इजराइल ने वजह क्या बताई है कि लेबनान फोर्सेस बहुत ढीली हैं, लेबनान फोर्सेस बहुत ही स्लो हैं अपने लड़ाके वहाँ पे प्लेस करने के लिए, और हम उन जितने भी वो स्पॉट्स हैं उनको खाली नहीं छोड़ सकते हैं जब तक लेबनान आर्मी वहाँ पर आनी जाती है। तो इसलिए हमें 30 दिन और चाहिए ताकि लेबनान आर्मी वहाँ पर आए और फिर हम वहाँ से विड्रॉ करें, फिर हम वहाँ से जाएं। तो इस तरीके से डिटेल्स चल रही है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दे देती हूँ, हिजबुल्लाह कमांडर वॉज शॉट डेड आउटसाइड हिज होम। ये बड़ी खबर बन गई है, आपने आई एम श्योर पढ़ भी लिया होगा कि कैसे, देखिए तस्वीर, हिजबुल्लाह कमांडर का असैसिनेशन कर दिया गया है उसी के घर के बाहर। और बात ये बताई जा रही है कि किस तरीके से इनको पता भी नहीं है किसने ऐसा किया। अभी तक किसी को पता ही नहीं लग पाया कि किसका काम है। मैं आपको बता दूं, जितने भी लेबनान वाले हैं, जितने भी फ़िलिस्तीन के समर्थन में, वो आरोप तो यही लगा रहे हैं कि इजराइल का काम है, लेकिन अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है कैसे एक उसके घर की बार असैसिनेट कर दिया जाता है। आगे देखिए कि किस तरीके से गाज़ा में जितने भी लोग हैं जो पहले भाग गए थे क्योंकि वहाँ पर हमले हो रहे थे, अब क्योंकि जंग रुक गई है, सीज़ फायर है, तो वो सब लौट के अपने घर आ रहे हैं। लेकिन अब घर तो बचा नहीं है, वो तो सिर्फ खंडर है, वो तो सिर्फ रबल है। मैं आपको बहुत बार वो तस्वीरें भी दिखा चुकी हूँ। लेकिन अब वहाँ पर पहुँचकर वो फ़िलिस्तीनी क्या कर रहे हैं, फ़िलिस्तीनी जो भी अपने परिजन हैं उनकी बॉडीज़ को ढूंढ रहे हैं। और इनफैक्ट अगर मैं बात करती हूँ याह्या सिनवार, इन सब के लिए तो आपको पता है ये हीरो है, तो उसका मिलिट्री पाउच मिला है, हमास लीडर याह्या सिनवार का मिलिट्री पाउच मिला है। और अगर हम और आगे बात करते हैं तो फ़िलिस्तीनियों का जज्बा इस वक्त यह है कि इजराइल अगर डिस्ट्रॉय करेगा तो हम रीबिल्ड करेंगे। और इनफैक्ट कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर उस खंडर के बीच में पूरे टूल्स लेकर वहां के लोग उस खंडर को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, अपना घर वापस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत बार तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से बेहद ही मुश्किल काम है वो। वहाँ पर अब सिर्फ जो बड़े बड़े मकान होते थे वो सब अब कचरे की तरह बिखर गए हैं। और अगर आप उसको खोदने जाओगे तो वहाँ पर परिजनों की उनकी बॉडीज़ निकल रही हैं, बोन्स निकल रही हैं। बहुत ही वहाँ पर बद से बदतर हालात हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि भाई ट्रक्स आ रही हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड जो आ रहा है वो तो बहुत कम है। जिस हिसाब से वहाँ पर चीज़ें हैं, जिस हिसाब से सिचुएशन है, वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रही है। और वहाँ पर लोग बेहद परेशान हैं, चाहे महिलाएं ले लीजिए, बच्चे ले लीजिए और कोई भी ले लीजिए। अब इजराइल का क्या कहना है? इजराइल ये कह रहा है विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन डिसमेंटलिंग हमास। भाई फॉरेन मिनिस्टर सार, इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये कह दिया है कि हमारा जो मकसद है वो वही रहेगा, हम हमास को डिसमेंटल कर देंगे, पूरी तरीके से तहस नहस करके छोड़ेंगे। और आपको भी पता है हमास का जितना भी मौजूदगी है गाज़ा में वो कितनी ज़्यादा है, वो आपको मैं अपने सारे शो में बता चुकी हूँ। आपको भी पता चल चुका है कि कितनी ज़्यादा ग्रिप है। तो उसको ख़त्म करने की 15 महीने से खैर इजराइल यही कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। और तो और एक और बात कर दी और संदेशा भी दे दिया है कि हम गारंटी नहीं लेते हैं कि ये 3 फेज़ जो हमने ऐलान किया, जो सीज़फायर डील है, वो चल भी पाएगी, कोई गारंटी नहीं है। हम तो आपको पहले ही बता रहे थे।
कि कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा होता है, कंडीशंस फ्लोट होती है, उसके खिलाफ अगर काम होता है फिर से जंग शुरू हो जाएगी। और खुल्लम खुल्ला फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई कोई गारंटी नहीं है सक्सेस ऑफ द 3 फेज सीज फायर, कहीं ये जो फर्स्ट फेज हो उसके बाद सब कुछ इधर उधर हो जाए और फिर से जंग शुरू हो जाए, और जो बाकी के बचे हुए कैदी हैं, चाहे वो आप इजराइल की तरफ से ले लीजिए, हमास की तरफ से ले लीजिए, वापस लौट ही ना पाए। इजराइल वॉन्ट्स टू सी गाजा बिकम लाइक दुबई। अच्छा, इकोनॉमी मिनिस्टर इजराइल के बरकत वो ये कहते हैं कि गाजा को दुबई जैसा देखना चाहते हैं। एकदम आप देखिए, ये अभी दावोस में जो पूरी कॉन्फ्रेंस चल रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली, उसमें बोलते हैं कि हम चाहते हैं दुबई जैसा बन जाए। अब गाजा की आप हालत देखिए, गाजा खंडर से कम नहीं है, उसको आप दुबई बनाना चाहते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री गाजा की ये कह रही है नो हॉस्पिटल इन गाजा इज़ फुल्ली ऑपरेशन। कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो फुल्ली ऑपरेशनल हो कि भाई अगर हमें किसी की वहाँ पर ट्रीटमेंट करना हो तो हम कर नहीं सकते हैं। आप देखिए, जिस वीडियो की मैं बात कर रही थी, लड़का दिख रहा होगा, अल जज़ीरा की तरफ से इसको पूरा का पूरा इस वीडियो को फैक्ट चेक किया गया है। गाज़ा की ये ताज़ा वीडियो है और इसमें दिख रहा है कि किस तरीके से लोग वहाँ पर सारे टूल्स लेकर उसको रबल को हटाने की कोशिशें कर रहे हैं और वापस अपने घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। तीसरी फ़ोटो में आपको दिखेगा कि कैसे एक बच्चे को लेकर लड़का बैठा है और इनके पास कोई भी, मैं आपको बताऊँ कि सब कुछ तो खंडर है ना, तो इनके ऊपर छत भी नहीं है कि कहाँ रहें, कहाँ सोए, वहाँ पर ठंड इतनी है, तो इन लोगों के पास इस वक्त कोई चारा नहीं है। ये ट्रक्स आपको दिख रही होगी ह्यूमैनिटेरियन एड वाली, इस तरीके से खाना, जो जितना भी मेडिसिन है, खाना है, ज़रूरत के सामान है, पहुँचाए जा रहे हैं। और आखिरी फ़ोटो में आपको पूरा इमोशन दिख रहा होगा कि कैसे वहाँ पर लोग जब खुदाई कर रहे हैं तो उनको अपने परिजनों की हड्डियाँ दिख रही हैं। इस तरीके से वहाँ पर हालात हैं। आगे देखिए, गाजन्स रेडी टेंट कैंप्स फॉर फैमिलीज रिटर्निंग टू नॉर्थ आफ्टर सीज फायर। तो अब घर तो वो जो पक्के मकान थे वो तो सारे बिखर चुके हैं, तो अब वो लोग छोटे छोटे टेंट बना रहे हैं आग जला के। आप ये देखिए तस्वीर, रॉयटर्स की तरफ से पूरी की पूरी तस्वीर और रिपोर्ट है। गाजा सीज फायर ट्रैप्स नेतन्याहू बिटवीन ट्रंप एंड फार राइट एलाइज। अच्छा, अब ये कितना लंबा तक सीज फायर चलेगा, इस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी तो फंस गए ना। नेतन्याहू ने डील तो एक्सेप्ट कर ली अमेरिका के दबाव में आके, ट्रंप के दबाव में आके, कहा तो यही जा रहा है, लेकिन इनके ही सरकार के जो फार राइट वाले लोग हैं वो धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, तुमको जो ये सत्ता की कुर्सी पे तुम बैठे हुए हो, अगर तुमने ऐसा ही करना था तो हम अभी तुरंत फ्रेश इलेक्शन कराते और तुम्हारी सरकार गिराते, क्योंकि गठबंधन सरकार है। तो नेतन्याहू फंस चुके हैं, एक तरफ तो ग्लोबल इमेज के कारण और एक अपनी दोस्ती अमेरिका के कारण, दूसरी जो उनकी ही गठबंधन सरकार है उन्हीं के साथी हैं जो कि दूसरी पार्टी के उनको समर्थन दे रहे हैं। अब वो क्या चुने, वो पावर चुने, वो ग्लोबल इमेज देखें, वो जंग को रोके रखें, शुरू करें, बहुत सारी चीज़ें हैं और देखिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि किस तरीके से वहाँ पर जो ये हॉस्टेजेस वापस आए हैं फ़िलिस्तीनियों के लिए, उनके 90 लोग वापस आए हैं, तो बहुत बड़ा मौका है। और शनिवार की ही बात है कि दूसरा जो स्टेज है जिसमें 4 महिलाएं यहाँ से आएंगी हमास की कैद से छूट के, और वहाँ से कितने फ़िलिस्तीनी आएंगे वो आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। इजराइल वॉन्ट्स पीसफुल गाजा बट अनश्योर ऑन फंडिंग रिकंस्ट्रक्शन। इकोनॉमी मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि गाज़ा बहुत अच्छा करे, पीसफुल रहे, लेकिन हम क्या उसको फंड कर पाएंगे, क्या उसको पैसा दे पाएंगे, ये हम कह नहीं सकते हैं। ये इजराइल के जो इकोनॉमी मिनिस्टर है उनका कहना है। अब ट्रंप जो है, ट्रंप धीरे धीरे करके अपने जितने भी सामने के ब्लॉक्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, बाइडेन के 70 से ज़्यादा फैसले पलट दिए। अब धीरे धीरे देखिए, सऊदी के साथ इनका ये रिश्ता मैंने आपको बता दिया। ईरान पर अभी ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, हालांकि ईरान ही कह रहा है कि देखिए हम तो चाहते हैं कि ट्रंप अब आगे अच्छे डिसीजन ले, जो पहले मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी थी उसको साइड में रख के बातचीत में बिलीव करें। हालांकि ट्रंप ने देखिए यमन के जो हूती हैं उनको टर्म दे दिया है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत बड़ा हमला ये जितने भी हूती विद्रोही हैं, और इससे साफ पता लग गया है अमेरिका का रुख यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ। और अगर आगे ऐसा कुछ भी होता है तो अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेगा। ईरान ट्राइज टू काम न्यूक्लियर कंसर्न्स एज यूएन वॉन्ट्स ऑन इनरिचमेंट। कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि यूएन ले लीजिए, एटॉमिक चीफ ले लीजिए, सब कह रहे हैं कि भाई ईरान बहुत ही करीब है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। उनके पास 200 किलो का यूरेनियम इनरिचमेंट आ गया है, वो तकरीबन इस इनरिचमेंट के हिसाब से 5 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। इस तरीके से यूएन भी कह रहा है कि देखिए ये जो न्यूक्लियर वाली बात है वो बेहद अभी जो है डिस्कस करने वाली है, और डिस्कस कर लेना चाहिए अमेरिका और ईरान को साथ में मिलके।
लेकिन ईरान की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉकिंग बयान आया है और क्लैरिटी आई है। ईरान की तरफ से कहा जाता है कि भाई हमारे जनरल प्रोविजन और प्रिएम्बल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लाइन पढ़ के बताती हूँ। ईरान reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire any nuclear weapon। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जिसमें ईरान सोचेगा या बना लेगा न्यूक्लियर बॉम्ब को। ये हमारे प्रिएम्बल में लिखा हुआ है, ये हमारा मूल है। तो आप निश्चिंत रहिए कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हमारा तो परमानेंट कमिटमेंट है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। ये ईरान की तरफ से मैं आपको बयान बता रही हूँ। ईरान ये कहता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ अगर सुननी है तो सुनो क्या है। इज़राइल में ये जो इज़राइल का जो जीनोसाइड चल रहा है गाज़ा में, वो हमारी प्रायोरिटी है। ये जो फ़िलिस्तीनी, सीरियन और लेबनीज़ टेरिटरी को कब्जा के बैठा हुआ इज़राइल, उससे लड़ना हमारी प्रायोरिटी है। और जो असली थ्रेट है दुनिया को, वो है इज़राइल का एक्चुअल न्यूक्लियर आर्सेनल। और हम लोगों की तरफ से पूरी दुनिया को कोई थ्रेट नहीं है, ये कहना है ईरान का। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है ईरान की कि ये जो पूरी दुनिया थ्रेट की तरह से देख रही है उसको ना देखे। हम लोग नेगोशिएशंस में बिलीव करते हैं, हम लोग बातचीत में बिलीव करते हैं, और हम चाहते हैं चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, बातचीत से, नेगोशिएशन से हम म्यूचुअली चलें। हमें कोई जंग नहीं चाहिए, हमें पीस चाहिए। इस तरीके से फ्लोट किया जा रहा है ग्लोबली ये मैसेज। खैर आगे क्या होगा आपको भी पता है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको डेली जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो बताते रहेंगे। आप न्यूज़ 24 के साथ मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी।